हारिका ने कहा, मिस्टर देवर, कल रात को मैं बहुत ही अच्छे मूड में लाइफ लाइन के पास गई और इसने गेट ही नहीं खोला। हारिका की बात सुनकर अतर्व की हंसी छूट गई और अक्षित को गुस्सा आ गया। अक्षित गुस्से में उठकर वहां से बाहर चला गया। अथर्व ने हारिका को देखकर हंसते हुए कहा, कहा था ना तुम्हारा टास्क भी कम टफ नहीं है। हारिका ने कहा, अथर्व, मैं तेरी हेल्प की थी ना, अब तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। अथर्व ने भी काफी पीते हुए कहा, बताओ क्या हेल्प करनी है। हारिका ने कहा, किडनैप करना है। हारिका की बात सुनकर अथर्व के मुंह से सारी कॉफी बाहर आ गई। अथर्व ने कहा, सुबह सुबह ही चढ़ा ली है क्या। हारिका ने गुस्से में अथर्व की बाजू पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं ड्रिंक नहीं करती डफर। अथर्व ने कहा, बिना ड्रिंक के तुम्हारे दिमाग में इतनी खतरनाक आइडियाज आते कहाँ से है। हारिका ने कहा, तू चाहता है ना कि गौरी तेरी पार्टी में आए। अथर्व ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। तू आज मेरी हेल्प कर दे, मैं प्रॉमिस करती हूँ तेरी पार्टी में गौरी को ले आऊंगी। हारिका ने अपने दोनों हाथ बांधकर कहा। अथर्व ने कहा, तुम्हारा आइडिया कुछ अटपटा नहीं है। तुम्हें पता है, अक्षित की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। उस पर हमेशा ही अटैक होते रहते हैं और वो अपनी फाइट से अच्छे अच्छों को धूल चटा देता है। उसके एक चांटे में ही बेहोश हो जाओगी तुम। हारिका ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम रहने दो। तुम्हारी पार्टी में नहीं आएगी गौरी, जाओ वापिस। अथर्व ने कहा, अरे नहीं नहीं, गौरी नहीं आएगी तो कैसी पार्टी, बताओ तुम क्या करना है। हारिका ने अथर्व के कान में अपने प्लान समझा दिए। अथर्व ने कहा, तुम तो मुझे सच में पिटवा कर ही मानोगी, लेकिन तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो तुम गौरी को पार्टी में नहीं लाओगी। चलो फिर, जब कुल्हाड़ी पर पैर रख ही दिया है तो कुल्हाड़ी से क्या डरना। हारिका ने अथर्व को एक बड़ी सी स्माइल दी और दोनों घर से निकल गए। अक्षय रुद्र के साथ एक सुनसान रोड से आ रहा था, तभी उसकी गाड़ी के सामने एक बाइक आकर रुकी, जिस पर दो लोग काले रंग के कपड़ों में बैठे हुए थे। उनका फेस भी पूरी तरह से ढका हुआ था, जिससे दोनों पहचान में नहीं आ रहे थे। बाइक पर सवार दोनों अथर्व और आरिका थे, जो अक्षित को किडनैप करने आए थे। अथर्व ने कहा, आरिका, ये काले कपड़े पहनने जरूरी थे क्या, इन्हें पहनकर अजीब सा लग रहा है। आरिका ने कहा, तुम इंडिया में रहते हो, तुमने कभी हिंदी फिल्में नहीं देखी, कैसे किडनैपर काले रंग के कपड़े पहनकर आते हैं। अथर्व ने कहा, वो फिल्म होती है, पर यह कोई फिल्म नहीं है, तुम सच में मेरी पिटाई करवाने के पीछे पड़ी हो। रुद्र ने हीरो की तरह गाड़ी से निकलकर बाइक के सामने खड़ा हो गया। आरका ने घुमाकर एक लात रुद्र के पेट पर मार दी, जिससे रुद्र जमीन पर जाकर गिर गया। अथर्व ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा और अपने मन में कहा, आरका को फाइट आती है, ये तो लड़ लेगी, पर मेरा क्या होगा, मुझे तो 3 साल हो गए फाइटिंग छोड़े हुए। अक्षित ने आरिका को देखा और अपने मन में बोला, ब्यूटीफुल गर्ल, खुद को बहुत ही स्मार्ट समझती हो, पर हो नहीं। अक्षित गाड़ी से बाहर आ गया। आरिका भी बाइक से उतरकर अक्षित के सामने खड़ी हो गई। अक्षित ने रुद्र को देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। अक्षित ने रुद्र से कहा, तुम जाकर गाड़ी के पास खड़े हो जाओ, इन्हें मैं देख लूंगा, और अपना कोट उतारकर रुद्र को दे दिया। अथर्व ने अक्षित को देखकर अपने मन में कहा, बेटा अथर्व, पिटने के लिए तैयार हो जा, आज तो तू गया। रुद्र जाकर गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। अक्षित ने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। अक्षित ने अपने शर्ट की बाजू फोल्ड की और फाइटिंग मोड में खड़ा हो गया। अक्षित ने अथर्व को देखकर कहा, तुम बीच में नहीं आओगे। अथर्व ने अपने मन में कहा, चलो बच गए। आरका भी फाइटिंग मोड में आकर खड़ी हो गई। आरका ने घुमाकर एक लात मारी, अक्षित पीछे हो गया। आरका ने फिर एक पंच मारना चाहा तो अक्षित पलट गया। आरिका फाइट कर रही थी, लेकिन अक्षित सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। लेकिन आरिका एक बार भी अक्षित को हार्म नहीं पहुंचा पाई थी। अक्षित अगर फाइट करता भी तो आरिका झेल नहीं पाती। आरिका पूरी तरह से थक गई थी, लेकिन अक्षित को छू भी नहीं पाई थी। पीछे से रुद्र ने आवाज दी, सर। अक्षित पलट कर देखा, इसी पल का फायदा उठाकर आरिका ने अक्षित के मुंह पर एक पंच मार दिया। अथर्व को रुद्र पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में रुद्र के पास जाकर एक मुक्का मार दिया। अब अथर्व और रुद्र भी लड़ने लगे थे। अथर्व को फाइट छोड़े हुए बहुत वक्त हो गया था, इसलिए रुद्र ने अथर्व को थका दिया। जब अथर्व को लगा कि वह रुद्र से जीत नहीं पाएगा, तो उसने रुद्र को पकड़कर एक तरफ ले गया और कहा, रुद्र, मैं बहुत थक गया हूँ, इतने साल से फाइटिंग की प्रैक्टिस भी नहीं की है, मुझे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। इन्हें लड़ने देते हैं ना, हम अब फाइट नहीं करते हैं। थक तो रुद्र भी गया था। उसने कहा, ठीक है। मुक्का लगने पर अक्षित को आरिका के ऊपर गुस्सा आ गया। अक्षित ने आरिका का एक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे आरिका खींचकर अक्षित के सीने से आकर लगी। अक्षित ने आरिका को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया।
आरका अक्षित की गिरफ्त से निकलना चाहती थी, पर वो चाह कर भी निकल नहीं पाई। अक्षित की पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए आरिका हिल भी नहीं पा रही थी। फाइट करने की वजह से आरिका की सांसें फूली हुई थी। सांसें तो अक्षित की भी फूल रही थी। अक्षित की सांसें आरिका के ऊपर पड़ रही थी, जिससे आरिका के अंदर हलचल हो रही थी। आरिका के इतने पास होने पर अक्षित को अजीब सा फील हो रहा था। वो फीलिंग अक्षित को अच्छी लग रही थी। अक्षित खुद की फीलिंग को कंट्रोल करते हुए गुस्से में कहा, यह क्या हरकत है ब्यूटीफुल गर्ल। अक्षित ने यह बात आरिका को इतने पास आकर कही थी कि जिससे अक्षित के लिप्स आरिका के कान को छू गए। ऐसा होने पर आरिका के शरीर में एक सरल सी दौड़ गई। अक्षित ने आरिका के चेहरे से कपड़ा हटा दिया, जिससे उसका फेस ढका हुआ था। अब आरिका का सुंदर चेहरा अक्षित के सामने आ गया। अक्षित ने आरिका को थोड़ा सा घुमाकर उसकी कमर से पकड़ लिया। आरिका अब भी हाँफ रही थी। अक्षित ने आरिका को देखा तो आरिका की सांसें अक्षित के चेहरे पर पड़ रही थी। आरिका को देखकर आज अक्षित देखता ही रह गया। आरिका सच में बहुत सुंदर थी। अक्षित न चाहते हुए भी आरिका के चेहरे पर झुकने लगा। आरिका ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया। अक्षित ने कहा, क्या हुआ ब्यूटीफुल गर्ल, किस नहीं चाहिए। अक्षित जब भी अपनी तरफ से पहल करता था तो आरिका को बहुत शर्म आती थी। अब आरिका अक्षित को देख भी नहीं रही थी। अक्षित ने दूसरी बार आरिका को शर्माते हुए देखा था। यह रूप अक्षित को बहुत पसंद था। आरिका पहले ही अपनी सांसों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, अब तो उसे शर्म भी आ रही थी। आज अक्षित का मन आरिका को छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। अक्षित ने आरिका का हाथ पकड़ा और गाड़ी के पीछे ले गया। रुद्र और अथर्व दोनों दोनों को देखना चाहते थे, लेकिन दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। रुद्र ने कहा, तो आप अथर्व सर हैं। अथर्व ने अपना मास्क उतारते हुए कहा, हाँ यार, इसमें बहुत गर्मी लग रही है। ये आरिका भी ना, पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम करवाती रहती है। तुझे तो क्या, घुमाकर लात मारी। रुद्र ने गुस्से से अथर्व को देखा। दूसरी तरफ अक्षित ने आरिका के दोनों हाथों को अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। आरिका की पीठ गाड़ी से लगी हुई थी। अक्षित बस आरिका को ही देख रहा था। आरिका अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अक्षित को देख सके, और आरिका का शर्माना देखकर अक्षित अपना कंट्रोल खो रहा था। अक्षित ने आरिका को परेशान करते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, कितने किस चाहिए तुम्हें। आज तुम्हारी सारी किस्तें पूरी कर देता हूँ। अक्षित की ऐसी बातें सुनकर आरिका अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही थी, लेकिन अब तो उसने अपनी नजर जमीन में गड़ा ली थी। वो तो बिल्कुल अक्षित को देख भी नहीं रही थी। अक्षित तारिका के और भी करीब आ गया। अब दोनों की सांस आपस में मिक्स हो रही थी। अगले ही पल अक्षित ने आरिका को किस कर दिया। अक्षित आरिका के लिप्स को सक करने लगा। अक्षित कभी नीचे तो कभी ऊपर लिप्स को सक कर रहा था, लेकिन आरिका अक्षित को किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। 10 मिनट बाद अक्षित ने आरिका को छोड़ा। आरिका अब भी नीचे ही देख रही थी। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अक्षित ने आरिका का हाथ छोड़ा और उसकी कमर को पकड़कर खुद से सटा लिया, और एक हाथ से उसका चेहरा थोड़ा ऊपर करके फिर से किस करने लगा। अक्षित ने 1 घंटे में न जाने कितनी ही आरिका को किस कर ली थी, लेकिन आरिका कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी और ना ही अक्षित को देख रही थी। ना ही उसने अक्षित को रोका। जो अक्षित जो कर रहा था उसे करने दिया। रुद्र और अथर्व को अक्षित और आरिका दिखाई नहीं दे रहे थे। रुद्र ने कहा, अक्षित सर क्या कर रहे होंगे। अथर्व ने कहा, कोई गर्लफ्रेंड है तेरी। रुद्र ने कहा, गर्लफ्रेंड तो मेरी है, पर मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। अथर्व ने हैरानी से पूछा, मतलब। रुद्र ने कहा, मतलब सर, एक तरफ इस बड़े ही अफसोस के साथ कहा। अथर्व ने कहा, तुम्हारी हालत बिल्कुल मेरे जैसी है। रुद्र ने कहा, मतलब आपका भी एक तरफा प्यार है। अथर्व ने हामी अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र ने हंसते हुए कहा, यह एक तरफा प्यार बहुत दुख देता है। अथर्व ने कहा, हाँ जानता हूँ, मेरा प्यार पिछले 1 साल 6 महीने से है। और तुम्हारा। रुद्र ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरा प्यार 6 महीने से है। अक्षित ने फाइनली छोड़ते हुए कहा, तो हो गई तुम्हारी किस, या अभी भी चाहिए। आरिका ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अक्षित की तरफ देखा। अक्षित ने आरिका के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, जब तुम शर्माती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। इतना कहकर अक्षित ने आरिका के माथे पर किस किया और गाड़ी में जाकर बैठकर रुद्र को आवाज़ देकर चलने के लिए कहा, और रुद्र और अक्षित वहां से चले गए। अथर्व आरिका के पास आया तो आरिका बिलस करती हुई खड़ी थी। अथर्व ने कहा, हो गई इच्छा पूरी या और रह गई है। अगर रह गई हो तो पार्टी वाले दिन पूरी कर लेना। आरिका ने अथर्व के दोनों हाथों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, मिस्टर देवर, मजा आ गया।
अक्षित बहुत अच्छी किस करता है। अथर्व ने कहा, मैंने तुम्हारी हेल्प की है ना, तो अब तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। गौरी को पार्टी में लेकर आना है तुम्हें। विक्रम का कॉलेज। विक्रम घर जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था कि सामने आरिका अपनी गाड़ी लेकर खड़ी हो गई। आरिका ने गाड़ी से उतरकर विक्रम को आवाज दी। विक्रम बाइक से उतरकर आरिका के पास आ गया। आरिका ने विक्रम से कहा, तो तुमने मुझे पहचाना या नहीं? मैं आरिका, आरिका सिन्हा। विक्रम ने कहा, आप अथर्व भैया के घर पर मेहमान हो। आरिका ने कहा, मैं घुमाकर बात नहीं कहूँगी, मुझे सीधी ही अपनी बात कहना पसंद है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जिससे तुम गौरी को अथर्व की पार्टी में ला सकते हो। विक्रम ने कहा, भैया को कहो ये पार्टी वार्टी छोड़ दे और सीधे घर जाकर शादी की बात करें। आरिका ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अथर्व शादी की बात करने जाएगा और गौरी की सौतेली माँ खुशी खुशी गौरी को अथर्व के साथ विदा कर देंगी? विक्रम ने कहा, मुश्किल तो है, पर कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? आरका ने कहा, पहले गौरी तो मान जाए, फिर घर वालों को तो मनाना आसान हो जाएगा। विक्रम ने कहा, है ठीक, ले आऊँगा, लेकिन झूठ बोलकर लाऊंगा और बाद में आप और भैया संभाल लेना। आरका ने कहा, तुम किसी तरह से गौरी को लेकर आ जाना, बाकी बाद में अथर्व और मैं संभाल लेंगे। विक्रम ने हाँ में गर्दन हिलाई और वापस अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने घर चला गया। आरिका जब घर आई तो अथर्व बड़ी बेसब्री से गार्डन में उसका इंतजार कर रहा था। अथर्व ने आरिका से पूछा, क्या कहा विक्रम ने? आरिका ने कहा, विक्रम लेता आएगा, लेकिन झूठ बोल कर लाएगा, बाकी तुम संभाल लेना। तभी वहाँ सालू आ गई। सालू ने कहा, क्या चल रहा है, मुझे भी बता दो, मैं भी एडल्ट हो गई हूँ। आरिका ने कहा, तुम इस एडल्ट, कल पार्टी है, तुम्हारे भाई ने ऑर्गेनाइज किया है, उसी की बातें हो रही हैं। सालू ने एक्साइटेड होकर कहा, अरे वाह, तो मैं भी चलूँगी ना। अथर्व ने कहा, तुम नहीं जाओगी समझी? सालू ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, ठीक है, तो मैं दादाजी को बता देती हूँ कि आपने गंदी गंदी पार्टी रखी है। आरका ने अथर्व को देखा और अथर्व ने आरिका को, और दोनों एक साथ बोले, गंदी गंदी पार्टी? सारू ने एटीट्यूड के साथ गार्डन में लगे झूले पर बैठते हुए कहने लगी, अगर मुझे पार्टी में लेकर नहीं जाओगे तो मैं पार्टी कैंसिल ही कर दूंगी। अथर्व ने कहा, अभी तुम छोटी हो। सालू ने कहा, मैं 18 साल की हूँ। आरिका ने कहा, आने देते हैं ना, वैसे भी हम सब तो होंगे ही वहाँ पर। अथर्व ने कहा, ठीक है, पर ढंग के कपड़े पहन कर आना। सालू ने अथर्व की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं गौरी की तरह सर पर दुपट्टा रख कर आऊँगी। सालू की बात सुनकर अथर्व तो शॉक्ड हो गया। उसने घूरकर सालू को देखा तो सालू वहाँ से भाग गई। आरका ने हंसते हुए कहा, मिस्टर देवर, क्या करते हो? इश्क और मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती है। तभी अक्षित की गाड़ी बंगले के अंदर आ गई। आरिका आज अक्षित के सामने जाने से शर्मा रही थी, तो वह अंदर जाने लगी, लेकिन अथर्व ने आरिका का हाथ पकड़कर कहने लगा, तुमने वह गाना सुना है, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। आरिका ने अथर्व को घूर कर देखा और कहा, अथर्व, तुम्हें तो मैं कल देख लूंगी, जब तुम्हारा प्यार आएगा तब। अथर्व ने अभी आरिका को पकड़ा हुआ था और आरिका उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अक्षित गाड़ी से निकला और उसने आरिका और अथर्व को इग्नोर करके घर के अंदर चला गया। आरिका ने कहा, अब हाथ मत छोड़ना, दादाजी को आने दो, वह भी तो देखें कि अथर्व मुझे कैसे छेड़ता है। यह सुनकर अथर्व डर गया और हाथों में से आरिका का हाथ छोड़कर एकदम से अंदर भागते हुए कहा, यह लड़की किसी दिन दादाजी से पिटवाकर ही मानेगी। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। हमेशा की तरह आरिका का ध्यान अक्षित की तरफ था। अक्षित अपना आराम से अपना खाना खा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरिका ने अक्षित को देखकर अपने मन में कहा, दिन में इमरान हाशमी था, अब रात में घर पर आकर दिलीप कुमार बन गया। आरिका का पूरा ध्यान अक्षित के ऊपर ही था, पर अक्षित आरिका को फुल इग्नोर कर रहा था। अक्षित ने अपना खाना फिनिश किया और उठकर अपने कमरे में चला गया। आरका ने अक्षित को जाते हुए देखकर अपने मन में कहा, हाय लाइफ लाइन, इसी एटीट्यूड पर तो ब्यूटीफुल गर्ल फिदा है। गौरी का घर। विक्रम को सीधी सीधी बात करना ही पसंद था। विक्रम में भी थोड़ा एटीट्यूड था, घुमा फिराकर बात करना उसके नेचर में नहीं था। पार्टी की बात करने वो आज गौरी के घर आया था। सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे और गौरी सबको खाना सर्व कर रही थी। विक्रम ने खाना खाते हुए कहा, कल गौरी मेरे साथ जाएगी। रेखा, गौरी की सौतेली माँ ने गुस्से से विक्रम को देखकर कहा, गौरी कहीं नहीं जाएगी। विक्रम ने भी गुस्से से रेखा को देखा और कहा, आंटी आप तो पार्टी में जाती हैं, आपने कभी भी जाने से मना नहीं किया।
तो गौरी पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? रेखा ने विक्रम को गुस्से से देखकर कहा, विक्रम दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या कर रहे हो? अपनी आंटी से ऐसे बात कब से करने लगे? चुपचाप खाना खाओ और अपने घर जाओ। विक्रम ने मनोज गौरी के बाबा को देखकर कहा, क्यों बाबा जी, मैं गलत कह रहा हूँ? आंटी तो हर जगह जाती हैं, फिर सारी पाबंदी गौरी के ऊपर ही क्यों? गलती करें अंकल और सजा गौरी भुगते, ऐसे क्यों? उन्होंने तो गौरी का जीना हराम कर दिया है। बताइए बाबा जी, गौरी को हंसने खेलने खुश होने का हक नहीं है क्या? गौरी के पापा ने गुस्से से कहा, गौरी को यहाँ पर रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको यहाँ रखकर हम भी खुश नहीं हैं। गौरी हमारा कर्जा चुका दे और यहाँ से चली जाए। जब तक वो हमारा कर्जा नहीं चुकाती, तब तक वह यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कहीं नहीं जाएगी। बात ज्यादा बढ़ती देख गौरी ने विक्रम को इशारा करके मना करने की कोशिश की। अब कुछ भी मत कहो, अब बस करो, गौरी ने विक्रम से कहा। मुझे कहीं नहीं जाना है, विक्रम ने एक नज़र गौरी को देखकर कहा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। और तो तुम कल मेरे दोस्त की पार्टी के लिए तैयार हो जाना। तुम्हारे कमरे में ड्रेस रख दी है, जो कमरा तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया है उसी में रखी है। रेखा ने फिर गुस्से में कहा, विक्रम मैंने कह दिया कि गौरी कहीं नहीं जाएगी, मतलब कहीं नहीं जाएगी। विक्रम ने कहा, ठीक है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और कभी नहीं आऊँगा। विपिन, गौरी के पापा ने विक्रम को देखकर कहा, धमकी दे रहे हो हमें? विक्रम ने गौरी की सौतेली माँ के कान में कहा, अगर आपने गौरी को कल जाने से मना किया तो भूल जाना कि मैं आपकी कोई भी मदद करूँगा। इतना कहकर विक्रम उठकर जाने लगा तो रेखा ने आवाज़ लगाकर कहा, विक्रम रुको, तुम जो चाहते हो वही होगा। अगर गौरी को पार्टी में ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। विपिन ने सवालिया नजरों से रेखा को देखा, जैसे पूछ रहा हो, तुम्हारी हिम्मत, तुमने मेरी बात काटी? रेखा ने विपिन को देखकर कहा, विक्रम का इतना ही मन है तो जाने दीजिए ना, एक पार्टी में ही तो जा रही है, और गौरी कोई मशीन तो है नहीं जो ऑफिस और घर में सिर्फ काम ही करती फिरे। इतना कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई और विपिन भी उसके पीछे पीछे चला गया। बाबा ने गौरी को देखकर कहा, तुम भी अपना खाना खा लो, फिर आराम कर लो, पूरे दिन तो काम करती ही रहती हो। गौरी ने बर्तन उठाए और रसोई में रखकर अपने कमरे में चली गई। गौरी जब कमरे में आई तो वहां पर एक गिफ्ट रखा हुआ था, जिसके अंदर सिल्वर कलर की साड़ी थी। साड़ी देखकर गौरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। गौरी की जिंदगी में हजारों दर्द थे, फिर भी वह अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी, पार्टियों में जाना चाहती थी। लेकिन पिछले 3 साल से उसके ऊपर बंदिशें ही लगी हुई थी। तभी विक्रम पीछे से कमरे में आया और पूछा, गौरी साड़ी पसंद तो आई ना? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ विक्रम, बहुत सुंदर है। विक्रम ने कहा, मेरा एक दोस्त था, उसी ने तुम्हारे लिए दी है। गौरी ने कहा, अपने दोस्त को कहना साड़ी बहुत सुंदर है और उसे मेरी तरफ से थैंक यू भी कह देना। विक्रम ने कहा, कल वो भी पार्टी में आएगा, तुम खुद ही उसे थैंक यू बोल देना। गौरी ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी। विक्रम गुड नाइट बोलकर जाते हुए गौरी से बोला, खुद को खुश रखना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और तुम ये जिम्मेदारी नहीं निभाती हो। इतना कहकर विक्रम वहां से अपने घर चला गया। गौरी ने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, इतना आसान नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, चाह कर भी मैं खुश नहीं रह सकती। ठाकुर निवास। अथर्व ने गौरी का ध्यान रखते हुए पार्टी की कोई थीम नहीं रखी थी। जिसको जो पसंद हो वह पहन कर आ सकता था और कोई सा भी कलर पहन कर आ सकता था। आरका ने रेड कलर की सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। आरका इस लुक में बहुत ही सुंदर लग रही थी। कानों में झुमके, खुले बाल, हाथों में चूड़ियां। अक्षित को घायल करने के लिए इतना ही काफी था। आरका फिगर साड़ी में बहुत ही परफेक्ट और अट्रैक्टिव लग रही थी। अथर्व ने गौरी के मैचिंग के ही कपड़े पहने थे। अथर्व रोज के मुकाबले बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। कोई भी लड़की अथर्व को देखती तो देखते ही घायल हो जाती, पर हमारी गौरी ऐसी नहीं थी। उसके ऊपर अथर्व के स्मार्टनेस का जादू नहीं चलता था। आरका जब तैयार होकर बाहर आई तो अथर्व उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह सुंदर इतनी लग रही थी। अथर्व यह चीज नोटिस कर रहा था कि आरका सच में बहुत सुंदर है। अथर्व ने, हम पार्टी में जा रहे हैं, सत्संग में नहीं। आरका को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अथर्व का गला पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे दबाने लगी। अथर्व उसे छूटने की कोशिश करने लगा और खांसने लगा। आरका ने गुस्से में कहा, तू इतना क्यों बोलता है? बता क्यों बोलता है?
गौरी शॉर्ट ड्रेस पहनकर आएगी, वन पीस पहनकर आएगी। मेरे अक्षित को साड़ी में ही अच्छी लगती हूँ, इसलिए मैंने साड़ी पहनी है। समझा तू? आरका अथर्व का गला दबा रही थी, तभी पीछे से अक्षित ने आरका के हाथों को पकड़कर कहा, छोड़ो आरिका उसे, तुम ये क्या कर रही हो तुम? आरका ने अथर्व का गला छोड़ दिया। अथर्व ने हंसते हुए कहा, यह लड़की किसी दिन मुझे मार देगी। अक्षित, इसे संभाल कर रख यार। आरिका की नज़र अक्षित पर पड़ी। अक्षित ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था। अक्षित का रंग सांवला था, लेकिन अक्षित बहुत स्मार्ट और डैशिंग एंड गुड लुकिंग लगता था। अक्षित गोरा होता तो अच्छे अच्छे मॉडल भी उसके सामने फेल हो जाते थे। आरिका की नज़र अक्षित के ऊपर ही ठहर गई थी। अक्षित ने आरिका के आगे हाथ हिलाया, तब कहीं जाकर आरिका होश में आई। आरिका ने गुस्से में अक्षित को देखकर कहा, मेरे मैचिंग की शर्ट क्यों नहीं पहनी? अथर्व ने तो गौरी के मैचिंग के कपड़े पहने हैं। अक्षित ने धीरे से कहा, क्योंकि अथर्व पागल है, मैं नहीं। अक्षित अपनी बात कहकर जाने लगा तो आरिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, वैसे तुम बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, तुम्हारे सामने तो मॉडल भी फेल हैं। चलो अब जल्दी से मेरी तारीफ करो। यह कहकर वह अपने बालों में उंगली को बालों में घुमाने लगी। अक्षित ने एक नज़र आरिका को देखा और कहा, अच्छी लग रही हो। यह सुनकर आरिका को गुस्सा आ गया। आरिका ने कहा, अथर्व। अथर्व ने कहा, आरिका बहुत सुंदर लग रही है। आरिका की जितनी सुंदर संसार में कोई लड़की नहीं है। आरिका के चर्चे तो अमेरिका से मुंबई तक है। आरिका बहुत ही गुड लुकिंग है। आरिका, तुम्हें देखता हूँ तो सांस लेना ही भूल जाता हूँ। तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन मेरी गौरी से ज़्यादा नहीं। इतना कहकर अथर्व 200 की स्पीड से वहां से भाग गया। आरिका ने कहा, इसे कहते हैं तारीफ। अब चलो तुम मेरी तारीफ करो। अक्षित ने कहा, अगर मैं तारीफ ना करूं तो क्या करोगी? आरिका ने भी एटीट्यूड के साथ एक उंगली को अक्षित के सीने पर पॉइंट करते हुए कहा, तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। अक्षित ने भी धीरे से कहा, तो मत जाओ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। आरिका ने कहा, तारीफ तो तुम्हें करनी होगी। इतना कहकर वह भी घर से बाहर चली गई। सालू ने रेड कलर का सुंदर सा गाउन पहना था। उसमें सालू बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अथर्व ने घर पर सबसे झूठ कहा था कि मेरे दोस्त की शादी है, हम सब वहीं पर जा रहे हैं, और चारों ने कपड़े भी शादी की तरह ही पहने हुए थे। चारों घर से बाहर जा ही रहे थे, तब बुआ दादी ने पीछे से टोक दिया। बुआ दादी ने अक्षित को देखकर कहा, रंग तो सांवला है ही, और कपड़े भी वैसे ही पहन लिए। कौवा चला हंस की चाल, और अपनी चाल ही भूल गया। अक्षित ने बुआ दादी की बातों को इग्नोर कर दिया, पर आरका को बुआ दादी की बात बर्दाश्त नहीं हुई। आरका ने बुआ दादी को देखकर कहा, बुआ दादी, एक कहावत मुझे भी आती है, ऊंचे कुल का जन्म यहाँ जे करनी ऊंच न होई, सुभरन कलश सुर भरा, साधु निंदा सोई। इसका अर्थ भी पता है, सुनेंगी आप? आरका ने कहा, आप नहीं सुनना चाहती तो कोई बात नहीं, पर आगे से अक्षित को मत टोकना, क्योंकि अक्षित आपकी बात बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मैं नहीं करूँगी। आरका पहले से ही अक्षित पर गुस्सा थी। अब बुआ दादी की बात सुनकर उसने अक्षित का गुस्सा बुआ दादी पर निकाल दिया। शांति ने आरका को टोकते हुए कहा, आरका, तुम बुआ जी से किस तरह से बात कर रही हो? तुम ऐसे उनसे बात नहीं कर सकती हो। आरका ने भी अपने दोनों हाथ बांधकर कहा, वैसे ही कर सकती हूँ जैसे बुआ दादी अक्षित से बात कर सकती हैं। अक्षित को लगा अब बात बहुत बढ़ सकती है, तो उसने आरका का हाथ पकड़ा और वहां से लेकर बाहर चला गया। तुम हर बात पर लड़ती क्यों रहती हो? आरका ने गुस्से में कहा, बुआ दादी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? उन्हें तुमसे प्रॉब्लम क्या है? वह तुम्हारा रंग ही क्यों देखती हैं? आरका अपने दोनों हाथ अक्षित के गालों पर रखकर कहा, बुआ दादी क्यों इन आंखों में दर्द नहीं देखती? वह क्यों उनमें अपने लिए प्यार और रिस्पेक्ट नहीं देखती? बुआ दादी क्यों तुम्हारे स्ट्रगल को क्यों नहीं देखती? बुआ दादी क्यों नहीं देखती इतनी कम उम्र में तुमने कितना कुछ हासिल किया है, सिर्फ अपनी मेहनत से? वह तुम्हारे संस्कार क्यों नहीं देखती? बुआ दादी तुम्हारा नेचर क्यों नहीं देखती, जो तुम्हें सबसे अलग और बेस्ट बनाता है? दादी बुआ ये क्यों नहीं देखती कि तुम इस घर के बेटे ना होते हुए भी बड़े बेटे का फर्ज निभाते हो? बुआ दादी क्यों नहीं देखती कि तुमने कभी भी उनको या दादाजी को पलटकर जवाब नहीं दिया? अक्षित बस सारिका को देख रहा था। अक्षित अपने मन में सोच रहा था, हारिका उसे कितनी बारीकी से नोटिस करती है। आरका अपने हाथों को अक्षित के गालों से सीने तक लेकर आई और कहने लगी, हाय, तुम्हारी हॉट बॉडी तो टाइगर श्रॉफ को फेल कर दे। तुम्हारे ये सिक्स पैक एब्स, उफ्स। आरका का हाथ फिसलते हुए अक्षित की बेल्ट तक पहुंचा ही था
कि अक्षित ने आरका के हाथों को झटक दिया। अक्षित ने कहा, मेरी तारीफ हो गई तो पार्टी में चले। अब आरका का मूड अच्छा हुआ था। अक्षित ने पार्टी हॉल के बाहर जाकर गाड़ी रोकी। अथर्व जल्दी से उतरकर अंदर जाने लगा। आरका उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, अथर्व, गौरी अभी नहीं आई है। अथर्व गुस्से में वापस आया और आरका को देखकर बोला, इतनी क्यों बोलती हो तुम? क्यों बोलती हो, बताओ मुझे। अथर्व की बात पर अक्षित और सालू हंसने लगे। थोड़ी देर बाद सालू भी उतरकर पार्टी हॉल के अंदर चली गई। रुद्र ने देखा सालू विशाखा स्टेज पर डांस कर रही है तो वह सीधे डांस फ्लोर पर ही चला गया। रुद्र सालू के साथ डांस करने लगा। सालू भी रुद्र के साथ डांस करते हुए खुश नजर आ रही थी। गौरी विक्रम के साथ पार्टी में अंदर आई तो तभी अथर्व उसके सामने आ गया। अथर्व को देखकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब उसे समझ आया कि विक्रम ने उसे झूठ बोला है। गौरी ने गुस्से में विक्रम को देखा। विक्रम वहां से जाने लगा और विक्रम ने जाते हुए कहा, अथर्व भैया, अब आप संभालो, मेरा काम खत्म हुआ। गौरी ने थोड़े गुस्से से कहा, अथर्व सर, आपने झूठ बोला। अथर्व ने गौरी को एक स्माइल दी और कहा, सच बोलता तो तुम आ जाती। नहीं आती ना, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। गौरी ने थोड़ा गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं आती, और अब मैं जा रही हूँ। यह कहकर गौरी जैसे ही जाने के लिए पलटती है, अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया। अथर्व के ऐसा करने से गौरी शर्मा गई। गौरी अथर्व को देख भी नहीं रही थी, या फिर उसे यह डर था कि अथर्व की आंखों में देखेगी तो अथर्व से प्यार करने लगेगी। गौरी खुद को कितना भी रोक ले, पर कहीं ना कहीं वह भी अथर्व को पसंद करती थी। गौरी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, सर प्लीज छोड़िए, मुझे जाना है, प्लीज छोड़िए। अथर्व ने कहा, नहीं छोड़ रहा तुम्हारा हाथ, बताओ क्या करोगी। गौरी ने कहा, सर प्लीज हाथ छोड़िए, यहाँ ऑफिस के और भी लोग हैं। अथर्व ने कहा, गौरी जरा सामने देखो, यहाँ स्टाफ का एक भी मेंबर नहीं है, मैंने उनके लिए अलग पार्टी ऑर्गेनाइज की है। गौरी ने नजर उठाकर देखा तो यहाँ कोई ऑफिस मेंबर नहीं था, सिर्फ अथर्व के सिवा। गौरी ने कहा, फिर भी सर मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज छोड़ दीजिए मेरा हाथ। अथर्व ने कहा, गौरी आज खुद के लिए जी लोगी तो क्या हो जाएगा, आज तुम मुस्कुरा लोगी तो क्या हो जाएगा, आज अपने दिल की सुन लोगी तो क्या हो जाएगा। परेशानियां तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, इसका यह तो मतलब नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ दें। अथर्व ने कहा, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए ही आज पार्टी एंजॉय कर लो। गौरी ने कहा, सर मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अथर्व ने कहा, ठीक है, 30 मिनट बाद चली जाना। गौरी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अथर्व गौरी का हाथ पकड़कर अक्षित के पास ले आया। गौरी अक्षित के बारे में जानती तो थी लेकिन कभी मिली नहीं थी, ऐसा अथर्व को लगता था। गौरी ने हाथ जोड़कर अक्षित को नमस्ते कहा। गौरी की सादगी ही तो अथर्व का दिल ले गई थी। अक्षित ने भी गौरी को एक प्यारी सी मुस्कान देकर नमस्ते बोला। हारिका डांस करते हुए उनके पास आई और कहने लगी, तुम जेठ बहू का नमस्ते हो गया हो तो डांस करें। हारिका की बात सुनकर गौरी को बहुत शर्म आने लगी। हारिका ने अक्षित का हाथ पकड़ा और खींचने लगी। अक्षित डांस नहीं करना चाहता था, लेकिन हारिका के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर अक्षित डांस फ्लोर पर चला गया। हारिका की बात पर अब गौरी की नजरें ही नहीं उठ रही थीं। अथर्व ने गौरी को छेड़ते हुए कहा, वैसे हारिका ने सही कहा ना। गौरी ने हिम्मत करके थोड़े गुस्से में कहा, सर अगर आप मुझे ऐसे परेशान करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अथर्व ने कहा, गौरी चलो हम भी डांस करते हैं, पर गौरी ने मना कर दिया। रुद्र सालू के साथ डांस करते हुए बहुत खुश था। रुद्र ने सालू से पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सालू ने भी डांस करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बनना है क्या? रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र ने कहा, अगर बॉयफ्रेंड की जगह खाली है तो मुझे अप्लाई करने में कोई भी परेशानी नहीं है। सालू ने कहा, वेरी फनी, मेरे तीनों भाई यहीं पर हैं, समझे? रुद्र ने कहा, हाँ समझ गया, तुम्हारे तीनों भाई का मैं अकेला जीजा ही हूँ। रुद्र की बात सुनकर सालू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रुद्र ने अथर्व और गौरी को एक साथ देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि अथर्व का एक तरफा प्यार गौरी ही है। रुद्र ने अपने मन में कहा, चलो उनकी हेल्प कर देता हूँ। रुद्र अथर्व के पास आया और उसने दोनों के हाथ पकड़कर कहा, अरे आप दोनों अकेले क्यों खड़े हैं, चलो डांस करते हैं, और दोनों को खींचकर डांस फ्लोर पर ले आया। गौरी भी अथर्व के साथ डांस करने लगी। यह कहो ना के बराबर डांस कर रही थी। अथर्व को डांस का शौक नहीं था, वह तो बस गौरी को देखने में ही बिजी था। उसकी नज़र तो गौरी से हट ही नहीं रही थी।
आरिका अक्षित के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर रखती है तो अक्षित झटक देता है। अक्षित ने थोड़े गुस्से में कहा, आरिका, ये तुम क्या कर रही हो? आरिका ने कहा, थोड़ी सी तारीफ कर दो, फिर मैं कुछ नहीं करूँगी। अक्षित ने कहा, आरिका, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आरिका ने कहा, अरे नहीं नहीं, प्लीज़ जाओ ना। तुम चले जाओगी तो मैं क्या करूँगी पार्टी में? अक्षित ने कहा, तो फिर तुम मुझे बिना टच किए डांस करो। आरिका ने कहा, मेरे छूने से तुम्हें कुछ कुछ होता है क्या? मेरे छूने से पिघल जाते हो? मेरे छूने से तुम कंट्रोल नहीं होता क्या? अक्षित ने हारिका को गुस्से से देखा। विक्रम भी डांस कर रहा था और डांस करते करते वह विशाखा से टकरा गया। उसने विशाखा को देखा तो विशाखा सहम गई। विशाखा विक्रम को देखकर शॉक्ड हो गई और डांस फ्लोर से उतरकर जाने लगी। विशाखा थोड़ी दूर ही चली थी कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशाखा समझ गई कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा है। विशाखा धीरे धीरे पीछे मुड़कर विक्रम को देखकर बोली, मैं पक्का तुम्हारे पैसे दे दूंगी जब मेरे पास हो जाएंगे तब। विक्रम ने कहा, पैसे तुम्हारे पास हैं नहीं, लेकिन इतनी महंगी ड्रेस पहनकर पार्टी एंजॉय कर रही हो। विशाखा ने नजर चुराते हुए धीरे से कहा, ये मेरी ड्रेस नहीं है, सालू की है। विक्रम ने विशाखा को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, भाई मैं सोचूं तुम जैसी भिखारिन के पास इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से आ गई। विक्रम की बात सुनकर विशाखा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया। विशाखा ने भरे गले से कहा, मुझे बाथरूम जाना है, और वह विक्रम का हाथ झटक कर वहां से चली गई। तभी सालू पीछे से आकर विक्रम की बाजू पर मारती हुई बोली, विक्रम भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? तुम कैसी बातें करते हो विशाखा से? तुम्हें पता है ना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? विशाखा यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर आई। उसने कई बार कहा विक्रम भी पार्टी में आएगा, मैं नहीं जा रही, लेकिन मैं फिर भी उसे ले आई और तुमने आते ही उसे हर्ट कर दिया। विशाखा बाथरूम में चली गई और वहां अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। विशाखा ने खुद को मिरर में देखकर कहा, क्या गलत कहा उसने? मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, ना फैमिली, ना माँ बाप, ना भाई बहन। मुझे क्या जरूरत थी इस पार्टी में आने की? तभी विशाखा का कीपैड फोन बजने लगा। विशाखा ने देखा तो सालू का फोन आ रहा था। विशाखा ने अपने आंसू पोंछकर फोन को रिसीव करके कहा, हेलो। सालू ने कहा, विशाखा तू ठीक तो है ना? विशाखा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, कर जा रही हूँ, वरना हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। सालू ने कहा, पर अभी तो आई है, फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही है? विशाखा ने कहा, हाँ वह मजबूरी है, तूने बुलाया था तो आ गई, अब जा रही हूँ। इतना कहकर फोन काट दिया। अक्षित ने विशाखा को पीछे से आवाज देकर रोक लिया। अक्षित ने कहा, विशाखा तुम जा रही हो? विशाखा ने कहा, जी भैया, वो मेरे हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा ना, इसलिए जाना पड़ेगा। अक्षित ने कहा, विशाखा पार्टी एंजॉय करो, आज तुम हमारे घर रुक जाना। विशाखा ने कहा, नहीं भैया, अब मुझे चलना चाहिए। अक्षित ने कहा, तुम अपने भैया की बात नहीं मानोगी? विशाखा कुछ बोलती उससे पहले ही हारिका वहां आ गई और अक्षित के हाथ में अपना हाथ डालकर कहने लगी, भैया की ना सही, भाभी की तो बात मान लो। हारिका और अक्षित की इतनी जिद करने के कारण विशाखा ना नहीं कर पाई और पार्टी में रुक गई। अक्षित ने विक्रम की तरफ देखा और विक्रम ने एटीट्यूड के साथ स्माइल पास कर दी। विक्रम ने ही अक्षित को विशाखा के पास भेजा था। थोड़ी देर बाद सब डांस फ्लोर पर डांस करने लगे। गाना चेंज हुआ। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पर सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। अथर्व ने डांस करते हुए गौरी के दोनों हाथों को पकड़कर कपल डांस करने लगा और साथ में गाना गाने लगा। दुनिया भी लगती है नई, रौनकें हैं दिल के दर पर। आरका ने अपना एक हाथ अक्षित की कमर पर रखा और उसके साथ डांस करने लगी। अब अक्षित भी थोड़ा थोड़ा डांस करने लगा था। सबने डांस करके बहुत एंजॉय किया। सॉन्ग खत्म हो गया। सब ड्रिंक लेने के लिए डांस फ्लोर पर नीचे आ गए। सब बहुत खुश थे। सबकी खुशी का अलग अलग कारण रहता है, लेकिन आरिका अभी भी डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आकर डांस करने लगा
आरिका उस लड़के के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा दूर हो गई। लड़का फिर आरिका के पास जाकर डांस करने लगा। आरिका फिर थोड़ा दूर हो गई, लेकिन वह लड़का फिर भी आरिका के साथ डांस करने लगा। उसने आरिका की कमर पर हाथ रखना चाहा, तो आरिका ने उसका हाथ पकड़ वहीं अपने उल्टे हाथ से जोरदार थप्पड़ मार दिया। डीजे बंद हो गया था। सब आरिका को देख रहे थे। आरिका की आंखें आग उगल रही थी। अक्षित भी आरिका को देख रहा था। अथर्व ने अक्षित की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कुछ कर। अक्षित ने अपनी पलकें झपका दी, जैसे कह रहा हो आरिका का सब संभाल लेगी। अगले ही पल कुछ बॉडीगार्ड आए। उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और पार्टी हॉल से बाहर निकाल दिया। डांस फ्लोर पर एक लड़का उन दोनों का वीडियो बना रहा था। आरका ने एक मुस्कान के साथ उस लड़के से कहा, अब इस वीडियो को वायरल भी कर देना। उस लड़के ने भी आरिका को देखकर कहा, बिल्कुल। आरिका ने अपनी साड़ी ठीक की और अक्षित के पास आ गई। अक्षित, हाँ तो कर लिया आपने दिल की? आरिका ने एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहा, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अक्षित आरिका से जो पूछना चाहता था, आरिका ने घुमाकर अक्षित को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। अक्षित ने मन ही मन कहा, पता ही नहीं आरिका तुम कहाँ जाकर रुकोगी, कहीं तुम्हारी ये रफ्तार कुछ गलत ना कर दे। आरिका ने ऑरेंज जूस पीते हुए कहा, लाइफ लाइन, अब तो मेरी तारीफ कर दो। अक्षित ने कहा, मैं तुम्हारी तारीफ क्यों करूं? आरिका ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है। अक्षित ने कहा, किस गधे ने कहा कि मेरी तुम्हारी शादी होने वाली है? आरका बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दोनों हाथ बांधकर कहा, इसी गधे ने जो तुम्हारे सामने खड़ी है। अक्षित को अब थोड़ा गुस्सा आ गया। अक्षित ने कहा, आरिका कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरा प्यार और शादी से विश्वास उठ चुका है। मेरी तुम्हारी शादी नहीं होगी तो अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। आरिका ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर आरिका ने अक्षित का हाथ पकड़ लिया। आरिका के हाथ पकड़ने से अक्षित का गुस्सा बढ़ गया। उसने आरिका का हाथ झटकते हुए कहा, आरिका बहुत हुआ, अपने लिमिट में रहो, समझी? हमारे घर मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो। अगली हेयरिंग में तुम बाइज्जत बरी हो जाओगी। उसके बाद अमेरिका चली जाना। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? तुम शादी की रट लगाना बंद करो। आरिका की आंखें अब नम हो गई थीं। पार्टी में सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। आरिका ने अक्षित की तरफ रोते हुए देखकर कहा, अक्षित तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने रोऊंगी? अब आरिका सुबकने लगी थी। तुमसे अपने प्यार के लिए भीख मांगूंगी? आरिका ने अपने आंसू पोंछकर कहा, तो ऐसा कभी नहीं होगा अक्षित। अगले ही पल आरिका फ्लोर पर घुटने के बल बैठ गई और उसने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर जोड़ ली। आरिका ने कहा, अक्षित तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अक्षित मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो। अक्षित इस बच्चे को अपना नाम दे दो। अक्षित प्लीज मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर मत करो। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी? अगली पल आरका मुस्कुराने लगी। आरका ने कहा, ओ लाइफ लाइन, तुमने मुझे बोल दिया कि मेरी जिंदगी से चली जाओ। मैं चली जाऊंगी? ऐसे नहीं जाऊंगी। अब चलो मेरी तारीफ करो। आरका की नौटंकी देखकर अक्षित भी हंसने लगा। अक्षित ने कहा, पूरी की पूरी नौटंकी हो तुम। उठो अब। आरका ने कहा, नहीं लाइफ लाइन, पहले मेरी तारीफ करो। अक्षित ने एक मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अब उठ जाओ। आरका ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे नहीं। आरिका जोर से चिल्लाई। अथर्व अथर्व गौरी आरिका के पीछे ही खड़े थे। अथर्व ने कहा, आरिका मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। वह नहीं आ रहा, वह गौरी के साथ बिजी है। आरिका ने पीछे पलटकर गुस्से में अथर्व को देखा और गुस्से में बोली, अब मैं शर्त जीत रही हूँ तो तुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब मैं तेरी बारात लेकर नहीं जाऊंगी। अथर्व आरिका की बात पर थोड़ा शर्मा गया और गौरी की नजरें भी झुक गईं। आरिका ने कहा, अब शर्मा क्या रहा है? अभी बताती हूँ गौरी को कि मेरे तेरे बीच क्या शर्त लगी है। अथर्व ने कहा, प्लीज 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 मत बता यार, प्लीज। अथर्व ने अक्षित की तरफ देखकर कहा, अक्षित कर देना थोड़ी सी तारीफ, और झूठी तारीफ थोड़ी ना करनी है, सच्ची ही तो करनी है। लग तो रही है यार ये कितनी खूबसूरत। बोल देना एक बार, यार तेरे चक्कर में मेरी बैंड बज जाएगी, बोल देना। अक्षित तो आरिका और अथर्व की नौटंकी देखकर मुस्कुरा रहा था।
अक्षित ने कहा, आरिका तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत खूबसूरत। अब उठो। आरका ने उठते हुए कहा, मैं घुटनों के बल बैठती नहीं हूं ना, इसलिए दर्द हो रहा है, वरना इतनी तारीफ में मैं मानने वाली नहीं थी। अक्षित ने हंसते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, तुम सच में पागल हो। आरका ने अक्षित की तरफ देखकर सीरियस होते हुए कहा, अक्षित तुम हंसते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी दुनिया मुस्कुरा रही है। अक्षित आरका की तरफ देखकर एक स्माइल पास कर दी। गौरी ने अथर्व को देखकर कहा, सर मैं जाऊं? अथर्व ने कहा, नहीं, कुछ देर और रुक जाओ ना। तभी वहां विक्रम आ गया। विक्रम ने कहा, भैया, जब आप कहेंगे मैं गौरी को लेकर तभी जाऊंगा। तभी विक्रम का फोन रिंग हुआ। विक्रम फोन रिसीव करने के लिए साइड में चला गया। फोन पर गौरी की सौतेली माँ थी। रेखा ने कहा, अब क्या गौरी को लेकर भाग गया, जो अभी तक घर नहीं आया? विक्रम ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, वैसे आंटी आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी गौरी मुझसे 1 साल छोटी है, सुंदर भी बहुत है, संस्कारी भी है, और सबसे बड़ी बात, मुझे पसंद भी है। तो आंटी क्या ख्याल है आपका, कर लूं गौरी से शादी? रेखा ने गुस्से में कहा, विक्रम तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, चुपचाप गौरी को लेकर घर आ जाओ। विक्रम ने कहा, आंटी मुझे चैलेंज पसंद नहीं है, अब तो गौरी को सुबह ही लेकर आऊँगा, और अगर आपने गौरी के साथ कुछ भी गलत किया या गौरी को कुछ भी गलत कहा तो आप जानती हैं विक्रम जो कहता है वह करता है। इतना कहकर विक्रम ने फ़ोन काट दिया। विक्रम अथर्व के पास जाकर कहने लगा, भैया मैं और गौरी आपके साथ आपके घर चलेंगे, कल अपने घर चले जाएंगे। सुनकर अथर्व की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और गौरी परेशान हो गई। गौरी ने विक्रम से कहा, कैसी बातें कर रहे हो, हम अभी घर चलेंगे। विक्रम ने कहा, मैं तो अभी लेकर जाऊंगा नहीं, आपको जाने भी नहीं दूंगा। मैं कितना जिद्दी हूँ आप जानती भी हैं। तो जिद मत कीजिए, पार्टी एंजॉय कीजिए। आज रात हम भैया के घर रहेंगे, सुबह अपने घर चलेंगे। विक्रम वहां से चला गया और गौरी उसे जाता हुआ देख रही थी। अथर्व पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। गौरी ने पलटकर देखा तो अथर्व के चेहरे पर एक स्माइल थी। गौरी को गुस्सा आ गया तो अथर्व गौरी से नजर चुराने लगा। गौरी अथर्व को गुस्से से देख रही थी तो अथर्व ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो उसने कुछ नहीं किया। अक्षित बयान पी रहा था और आरिका उसे देख रही थी। अक्षित ने कहा, आरिका मुझे देखते देखते थकती नहीं हो? आरिका ने एक स्माइल करते हुए कहा, क्यों लाइफलाइन, तुझे शर्म आती है? अक्षित ने एक स्माइल के साथ कहा, सच सच बताओ आरिका, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आरिका ने कहा, मुझसे शादी कर लो। अक्षित एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? आरका ने अब कुछ नहीं कहा। अक्षित उठकर जाने लगा तो आरका ने अक्षित का एक हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, अक्षित, आरका ऊपर से नीचे तक झूठ है, पर आरका तुम्हें सच्चा प्यार करती है। अक्षित ने कहा, तुम्हारा यह सच्चा प्यार तूफान लेकर आएगा। आरिका ने कहा, उस तूफान से आरिका अकेली लड़ेगी। अक्षित ने सीरियस होते कहा, इसी बात का तो डर है, उस तूफान में तुम कहीं खो ना जाओ। आरिका ने कहा, हो जाऊंगी तो तुम मुझे ढूंढ लेना। अक्षित ने कहा, कोशिश तो करूंगा, लेकिन नहीं ढूंढ पाया तो? आरिका ने कहा, इंतजार करना, आरिका वापस जरूर आएगी। अक्षित ने आरिका के हाथों की पकड़ कसते हुए कहा, छोड़ कर ही मत जाओ ना। आरिका ने कहा, जाना तो पड़ेगा ही अक्षित, और भी काम है मोहब्बत के सिवा। अक्षित ने कहा, आरिका, तुम्हारी बातों से डर लगता है। आरिका ने कहा, ओ लाइफलाइन, तुझ पर डर सूट नहीं करता, तुझ पर तो अकड़ ही सूट करती है। दूसरी तरफ गौरी ने गुस्से से देखकर कहा, सर आप यहीं खड़े रहेंगे? अथर्व ने कहा, गौरी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गौरी ने कहा, सर आप नहीं समझेंगे, कल घर जाऊंगी तो माँ मुझे ही बुरा भला कहेंगी। विक्रम को कोई कुछ नहीं कहेगा, सबका गुस्सा मुझ पर ही उतरेगा। आप मेरी सिचुएशन नहीं समझते, अगर समझते तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ नहीं बुलाते। अथर्व ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझसे शादी कर लो। अथर्व की बात सुनकर गौरी को समझ ही नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे। गौरी की नज़र झुक गई। गौरी ने नर्वस होते हुए कहा, सर आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं, मैं कहीं से भी आपके लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसी बातें मत कीजिए, वरना मैं सच में अभी चली जाऊंगी। गौरी ने एक बार भी अथर्व की तरफ नहीं देखा। अथर्व ने कहा, कहाँ जाओगी गौरी, तुम्हारा हर रास्ता घूमकर मेरे पास ही आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
तुम शादी के लिए मान ही जाओगी। जब तक तुम शादी के लिए नहीं मान जाती तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शादी तो अथर्व गौरी से ही करेगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने घबराते हुए कहा, सर प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सर। अथर्व ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं करता गौरी, पर जो बोला है वह सच है। थोड़ी देर बाद विक्रम गौरी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया। विक्रम गिलास गौरी को देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह गिलास हारिका ने ले ली और विक्रम को थैंक यू बोलकर उसने पूरी कोल्ड ड्रिंक एक ही बार में पी ली। विक्रम ने अपने मन में कहा, ये क्या कर दिया हारिका ने। खैर कोई बात नहीं, अक्षित भैया के तो मजे आ जाएंगे। गौरी की तरफ देखकर कहा, गौरी मैं तुम्हारे लिए दूसरा गिलास लाता हूँ। विक्रम ने एक और कोल्ड ड्रिंक लाकर गौरी को दे दी और गौरी ने धीरे धीरे करके वह ड्रिंक पी ली। 1 घंटे तक सबने बातें की। उसके बाद हारिका और गौरी का सर घूमने लगा। गौरी जैसे ही चेयर से खड़ी हुई वह गिरने वाली थी, लेकिन अथर्व ने उसे संभाल लिया। गौरी ने नशे की हालत में कहा, अथर्व आप कितने अच्छे हैं, कितने स्मार्ट और कितने हैंडसम हैं। आज तो आप बहुत गुड लुकिंग लग रहे हैं। मैं आपको एक किस कर लूं? अथर्व ने अपना चेहरा आगे करते हुए कहा, हाँ हाँ तुम्हारा ही गाल है, कर लो। गौरी ने अथर्व के गाल पर किस कर लिया। गौरी की इस हरकत पर तो सब हंसने लगे। अथर्व ने थोड़ी हैरानी से विक्रम को देखकर कहा, तूने इसकी ड्रिंक में क्या मिलाया? विक्रम ने कहा, आप आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? विक्रम ने कहा, ये जो गौरी बोल रही है ना, होश में तो 7 जन्म में नहीं बोलती। ये मत सोचो कि किसने क्या किया है या क्या मिलाया। संभालो अपनी गौरी को। और अब गौरी के दिल की बातें बाहर आएंगी। इतना बोलकर विक्रम मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ आरिका को भी चक्कर आने लगे। अक्षित को लगा आरिका मजाक कर रही है। अक्षित ने कहा, आरिका सीधी खड़ी रहो, क्या कर रही हो? आरिका ने कहा, अक्षित मेरा सर घूम रहा है, प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो। अक्षित ने आरिका का हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने उन दोनों को देखकर कहा, अक्षित भैया आई एम सॉरी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मैं गौरी के लिए लाया था, वह आरिका ने पी ली। मैं तो अथर्व भैया और गौरी की सेटिंग करा रहा था, लेकिन लगता है सुहागरात तो आप भी मना लोगे। अक्षित ने गुस्से से विक्रम को देखा। विक्रम ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मुझे गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा। आप दोनों मेरे बड़े भाई हो, आज आप लोग एंजॉय करो। अक्षित ने थोड़ा गुस्से में कहा, ठीक है, सालू और विशाखा को लेकर घर चल, हम इन्हें लेकर आते हैं। सालू ने रुद्र को बाय बोला और विक्रम की गाड़ी में जाकर बैक सीट पर बैठ गई। विक्रम ने कहा, पहली बार बैठी हो गाड़ी में? विशाखा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। विक्रम ने कहा, ठीक है, तो यह सीट बेल्ट होती है, इसे लगा लो। विशाखा सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सीट बेल्ट खुली नहीं रही थी। विक्रम थोड़ा आगे आकर उसने विशाखा की सीट बेल्ट को खींचकर लगा दी। विशाखा ने विक्रम को इतने करीब से पहली बार महसूस किया था। विशाखा की गर्म सांसें विक्रम की गर्दन पर पड़ रही थीं। विक्रम के इतने पास होने पर विशाखा को घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को छुपा लिया। फिर विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। 1 घंटे बाद विक्रम ने गाड़ी ठाकुर निवास के बाहर रोक दी। सालू उतरकर घर के गार्डन में चली गई। विशाखा गाड़ी का गेट खोल रही थी, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। उसने उम्मीद भरी नजरों से विक्रम को देखा। विक्रम ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हें सिर्फ पढ़ना लिखना आता है। इतना कहकर विक्रम ने विशाखा की तरफ का गेट खोल दिया। सालू, विक्रम और विशाखा घर के बाहर ही खड़े रहे कि रात बहुत हो गई थी, अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसलिए वह तीनों घर के बाहर ही अक्षित और अथर्व के आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ अक्षित ने आरिका को गाड़ी में आगे बिठाया और अथर्व गौरी को लेकर पीछे बैठ गया। अक्षित ड्राइव कर रहा था। आरिका नशे की हालत में गाना गा रही थी। तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, तू ही आशिक, तू ही दिलदार नजर आता है, अथर्व ने मजाक में कहा। हाँ आरिका, अक्षित की आंखों में सब दिखता है। अब शांत हो जाओ, गौरी ने पीछे बैठे हुए नशे में कहा। अथर्व मुझे प्यार कीजिए, मुझे किस कीजिए। गौरी की बात सुनकर अक्षित को भी हंसी आ गई। उसने मिरर में देखकर अपनी भौहें उचका दी, जैसे अथर्व को चिढ़ा रहा हो। अथर्व की तो शर्म से नजरें ही झुक गईं। थोड़ी देर बाद वो ठाकुर निवास पहुंच गए। सब बाहर ही खड़े थे और अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और आरिका गौरी की हालत देखते हुए तो वह अंदर जाना ही नहीं चाहते थे। फाइनली सबने डिसाइड किया कि गार्डन के पीछे वाली खिड़की से अंदर जाएंगे,
क्योंकि बुआ दादी को भनक भी लग गई कि गौरी आरिका नशे में है तो वह घर में भूचाल मचा देंगी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अच्छा, आपके घर में भी ये केकई रहती हैं? सालू ने हमें गर्दन हिला दी। अक्षित ने कहा, खिड़की से चले तो जाएंगे, लेकिन नीचे तो मामा मामी का कमरा है और दादाजी का कमरा है। अथर्व ने कहा, दादाजी के कमरे से चलते हैं, वैसे भी उन्हें रात में कम दिखाई देता है। आँख खुल भी गई तो कोई ना कोई बहाना बना देंगे। विक्रम ने कहा, मैं इतने सालों बाद आपके घर आया हूँ और आप चोरों की तरह मुझे अपने घर ले जा रहे हो। अथर्व ने भी विक्रम को देखते हुए कहा, और गौरी को जो कोल्ड ड्रिंक में मिक्स करके दिया है वह तो तुमने ही दिया था। विक्रम ने कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अक्षित ने हारिका की कमर पकड़ रखा था जिससे वह गिर ना जाए। अक्षित ने कहा, अब तुम दोनों बस करो। सभी लोग दादाजी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़े थे। खिड़की ऊंची थी जिससे आराम से अंदर नहीं जाया जा सकता था। विक्रम ने गार्डन में ही रखा स्टूल उठाया और खिड़की के नीचे रख दिया। अथर्व ने गौरी को गोद में उठाया और स्टूल पर पैर रखकर दादाजी के कमरे में चला गया। गौरी लगातार बोल रही थी, मुझे किस कीजिए अथर्व। इसलिए अथर्व ने जल्दी से कमरे में जाकर गौरी के मुंह पर हाथ रख लिया। अथर्व गौरी को लेकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अक्षित ने भी हारिका को अपनी गोद में उठाया, लेकिन हारिका अपने हाथ पैर मार रही थी, जिसकी वजह से अक्षित परेशान हो गया था। अक्षित ने हारिका को कंधे पर बोरी की तरह उठाया और स्टूल पर पैर रखकर दादाजी के कमरे में आ गया। हारिका अक्षित की पीठ पर हाथ मार रही थी, जिससे चूड़ियों की आवाज होने लगी। अक्षित ने हारिका को नीचे उतारा और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, चुप हो जाओ वरना दादाजी उठ जाएंगे। लेकिन हारिका शांत नहीं हो रही थी। वह अक्षित के सीने पर मार रही थी। अक्षित को डर था कि हारिका की चूड़ियों की आवाज से कहीं दादाजी जाग न जाएं। अक्षित ने हारिका के कान में धीरे से कहा, फ्रेंच किस चाहिए? हारिका के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने हमें गर्दन हिला दी। अक्षित ने कहा, ठीक है, आवाज मत करो, शांत रहो। फिर अक्षित ने हारिका को गोद में उठाया और अपने कमरे में चला गया। सालू स्टूल पर पैर रखकर कमरे में कूद गई। विक्रम ने विशाखा को देखकर कहा, अब तुम किस चीज का वेट कर रही हो? तुम्हारे लिए ढोल नगाड़े बजवा दूं, तब चलोगी? विशाखा ने अपना बैग सालू को पकड़ा दिया तो विक्रम ने कहा, अब इस बैग में क्या है? विशाखा ने कहा, वह कल असाइनमेंट सबमिट करना है। विक्रम ने सालू की तरफ देखकर कहा, तूने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया? सालू ने कहा, हाँ, मैंने कर लिया। विक्रम ने कहा, यार मैं तो नहीं किया। विशाखा ने स्टूल पर पैर रखा और स्टूल टूट गया। विशाखा गिरती उससे पहले ही विक्रम ने उसे पकड़ लिया, लेकिन विक्रम का बैलेंस भी बिगड़ गया और दोनों गार्डन में गिर गए। विक्रम नीचे और उसके ऊपर विशाखा थी। ऐसे अचानक गिरने से दोनों के लिप्स टच हो गए। दोनों हैरान हो गए। विशाखा ने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने उसकी कमर को पकड़कर वापस खींच लिया। विशाखा सच में बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, पतले गुलाबी लिप्स, चेहरे पर हद से ज्यादा मासूमियत, जैसे अभी रो देगी। विशाखा ने फिर से उठने की कोशिश करने लगी तो विक्रम ने उसकी कमर को पकड़कर खुद से चिपका लिया। विशाखा ने परेशान होकर विक्रम को देखा तो विक्रम ने कहा, अथर्व भैया गौरी को गोद में लेकर स्टूल पर पैर रखकर चले गए और अक्षित भैया भी हारिका को लेकर स्टूल पर पैर रखकर चले गए। उन चारों लोगों से स्टूल नहीं टूटा और तुम 40 किलो की होगी और तुमने स्टूल तोड़ दिया। अब अंदर कैसे जाओगी? विशाखा ने कहा, मैं जानबूझकर स्टूल नहीं तोड़ा, मैं तो बस उस पर पैर रखा था और वह टूट गया। विशाखा विक्रम के ऊपर से उठ गई और वह खिड़की के पास आ गई। सालू जब तक अपने कमरे में जा चुकी थी। विशाखा विक्रम को देख रही थी और विक्रम विशाखा को। विक्रम ने कहा, मुझे देखने से क्या होगा, अंदर कैसे जाओगी? विक्रम ने कुछ सोचकर खिड़की को पकड़कर हल्की सी जंप की और दादाजी के कमरे में पहुंच गया। विक्रम ने विशाखा को देखा जो बाहर ही खड़ी थी। विक्रम ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, खड़ी रहो यहीं रात भर। तुम्हारा बैग सालू ले गई, बैग होता तो यहीं बैठकर तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेती। विशाखा ने कहा, तुम अक्षित भैया को बुला दो। विक्रम ने कहा, क्यों, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर आऊँगा, बदले में तुम मेरा असाइनमेंट करोगी। विशाखा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो मजबूरी में उसने हाँ कर दिया। विक्रम खिड़की से बाहर आया और विशाखा को उसने गोद में उठा लिया। विशाखा ने हैरानी से कहा, ये क्या कर रहे हो? विक्रम ने एटीट्यूड के साथ कहा,
अपने आप को ज़्यादा महारानी मत समझो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पीछे कॉलेज की हर लड़की पागल है। तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। विक्रम ने गोद में उठाकर विशाखा को कमरे के अंदर खड़ा कर दिया। विशाखा सालू के कमरे में चली गई। विशाखा ने सालू के गाउन को उतारकर अपना लोअर और टी शर्ट पहन लिया था। विक्रम भी सालू के कमरे में आ गया। विक्रम ने सालू को देखकर कहा, मैं कहाँ सोऊंगा? सालू ने कहा, मेरे सिर पर। सामने सोफा रखा है, उसी पर सो जाओ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।